संगति, चिंतन, अगर वो चिंतन करके कोई भी निर्णय लेता है तो उसकी कल्पना शक्ति का भी विकास उचित रूप में उसका होगा। किशोरावस्था की शिक्षा कुछ इस प्रकार है। सामाजिक पाठ विषयों की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि पुस्तकालय होना चाहिए, संग्रहालय होना चाहिए, वर्कशॉप करवाएंगे, उससे खेलकूद करवाएंगे, इन सभी चीज़ों का व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट, शारीरिक विकास सभी अच्छे तरीके से हो। जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास करने के लिए पाठ्य विषयों के अतिरिक्त ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक स्थानों के भ्रमण, जैसे स्कूल ट्रिप का आयोजन करवाएंगे, कोई ऐतिहासिक जगह पर ले जाएंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। साहित्यिक, संगीत, कला, सिंगिंग करवाएंगे, आर्टिस्टिक एंड कल्चरल प्रोग्राम करवाएंगे, उससे बच्चों में विकास होगा। बच्चे भावपूर्ण होते हैं, बच्चों में भाव से भरे होते हैं, उनमें विचार ग्रहण और प्रकाशन के लिए ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे, संगीत आयोजन होना चाहिए। विद्यालय को किशोर छात्र छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनके विकास के लिए प्रयत्न रहना चाहिए। संवेगात्मक विकास, बच्चों में संवेग तो होते ही हैं, उनमें विकास उनका करवाना है। जैसे कि एनिमल्स, बच्चों में एनिमल्स के प्रति उनका संवेग होना चाहिए, ह्यूमंस के प्रति उनका संवेग कैसा है वो दिखना है। जैसे कि कोई अगर बाहर में जा रहे हैं और उन बुजुर्ग कोई गिर रहे हैं तो उनको उठाएं, हेल्प करें, तो इससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है सो विकास डेवलप करता है। किशोरावस्था को तूफान और तनाव संघर्ष अवस्था माना गया है। यह तथ्य उसकी इमोशनल अस्थिरता को प्रकट करता है। शिक्षा के द्वारा किशोर एवं किशोरियों के संवेग को प्रकाशन सही प्रकार से एवं सही दिशा में किया जाता है ताकि वे अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर सके, सही गठन कर सके। अतः किशोरावस्था की शैक्षिक व्यवस्था में संवेगात्मक विकास के लिए संवेगों का शोधन मार्गदर्शन करने की विद्यालयों में जरूरी होनी चाहिए। सुंदर एवं राष्ट्रीय स्थायी भाव गठन छात्रों में किया जाना चाहिए एवं नैतिक राष्ट्रीय स्थायी भाव का गठन छात्रों में होना चाहिए, उनको करवाएंगे। नैतिक एवं धार्मिक शिक्षण मानवीय विद्यालयों में होना चाहिए। इस अवस्था में शिक्षक एवं अभिभावकों को सचेत रहना चाहिए ताकि छात्र अपने संवेगों का गलत प्रकाशन न कर सके, छात्र सही डिसीजन ले सके। इसके लिए टीचर्स को और अभिभावकों को दोनों को उस पर निर्भर, बच्चों को उसमें क्लियर करना चाहिए कि हाँ वो सही डिसीजन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उनका विकास कैसे हो पा रहा है। इन पर बच्चों को, टीचर्स को ज़्यादातर और अभिभावक दोनों को गाइड करना चाहिए। सामाजिक व्यक्तित्व के लिए शिक्षा एडोलसेंस को ग्रहण करने का समय होता है। इस समय व्यक्ति के बीच में, समूह के बीच में, और किशोरावस्था में बच्चे अपना ग्रुप बनाते हैं, अपने ग्रुप बना करके और उसमें डिस्कस करते हैं। इन संबंधों को बनाने के लिए व्यक्ति अधिक उत्सुकता दिखलाते हैं, वे अपने व्यक्तित्व का विकास शीघ्र स्थापित कर लेते हैं, अपने ग्रुप के साथ रहकर कोई भी चीज जल्दी सीख लेते हैं। इंटरपर्सनल व्यक्ति जो होते हैं, जिसमें व्यक्ति खुद के बारे में सोचते हैं, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, जैसे कि हम अपने लाइफ के बारे में आगे क्या करें नहीं करें उनका डिसीजन लेते हैं। अतः शिक्षा के द्वारा सामूहिक क्रिया, सामूहिक खेल और स्काउटिंग आदि प्रशिक्षण क्रियाएं सामाजिक व्यक्तित्व के विकास के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि सामूहिक क्रिया करवाएंगे, सामूहिक बच्चों में क्रिया करवाकर उनको विकास करवाना है कि हाँ आप एक साथ ग्रुप डिस्कस कीजिए, सामूहिक खेल कबड्डी बोलेंगे, कबड्डी खेलिए। इससे व्यक्तियों ग्रुप में करने की उनको ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे कि वो ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। यौन शिक्षा रिप्रोडक्शन क्लास 8 में पढ़ाई जाती है। किशोरावस्था में जन्मी क्रियाएं चरम उत्कर्ष पर होती है। किशोर किशोरियों को प्रति स्वभावतः ही आकर्षित होते हैं, उनमें अपना
जीवन साथी पाने की लालसा होती है। अतः उनको सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए यौन शिक्षा को सही रूप में प्रस्तुत करना अध्यापकों और अभिभावकों का कर्तव्य होता है। यौन शिक्षा द्वारा किशोर और किशोरियों की शारीरिक एवं मानसिक विकास के अवसर मिलेंगे और वह मानवीय शोषण से बचेंगे। स्त्री एवं पुरुष में समानता के आधार पर सहयोग और निर्भरता में वृद्धि होगी। नागरिक जीवन के लिए शिक्षा। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली का यह उद्देश्य होता है कि वह अपने देश के व्यक्तियों को अच्छा नागरिक बनाए। युवक और युवतियों को नागरिक के गुण या विशेषताएं शिक्षा प्रदान द्वारा विकसित की जाती है। वह व्यक्ति उत्तम माना जाता है जिसमें राष्ट्रभक्ति, अच्छा स्वास्थ्य हो, क्रियाशीलता हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, सहनशीलता हो, उस बच्चे में प्रेम की भावना हो, सहानुभूति हो, चरित्र, सहकारिता आदि नागरिक गुण है। अतः किशोरावस्था की शिक्षा व्यवस्था नागरिक जीवन के लिए होनी चाहिए ताकि सभी क्षमताओं के साथ सुलभ जीवन यापन कर सके। शिक्षा का आधार व्यक्तिगता अपनी क्षमताओं के आधार पर भिन्नता लिए होता है। अतः किशोर एवं किशोरियों की शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिगता के आधार पर होनी चाहिए। इनकी शिक्षा का स्वरूप बौद्धिक क्षमता, रुचि, क्रियाशीलता, मनोवृत्ति, अनुभव और समसामयिक आवश्यकता के आधार पर निश्चित होनी चाहिए। जैसे किसी बच्चे में स्लो लर्नर होते हैं, वो जल्दी नहीं सीखते हैं। उनमें कोई भी चीज, कोई भी एक टॉपिक अगर उनको समझाइए तो एक बार में समझ नहीं आती, 2-4 बार समझाइए फिर भी वो थोड़ा बहुत समझते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, उनको एक बार समझाइए, एक एग्जाम्पल दीजिए तो वो 3 एग्जाम्पल के साथ हमें ही समझा देते हैं। इस प्रकार से सभी विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर देते हैं। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 में लिखा गया है, हमारे माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों की विभिन्न प्रवृत्तियों, रुचियों और योग्यताओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। उनमें शैक्षिक कार्यक्रम करवाने के लिए हमारे स्कूल में व्यवस्था होनी चाहिए, इससे बच्चों में रुचि उत्पन्न होते हैं। यथार्थता की शिक्षा, जो बच्चे क्लासरूम के अंदर सीखते हैं वह समाज में कितना प्रभावी है और रियल लाइफ में कितना उपयोगी है, इसी को हम एजुकेशन इन रियलिटी कहते हैं। जैसे कि हम क्लास में कुछ बच्चे को सिखाएं कि हाँ आपको बाहर, जब क्लासरूम से बाहर जब वो निकलेंगे तो आप अपने से बड़ों को कैसे आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आपके क्लास में क्लास टीचर आते हैं तो उनको कैसे हम वेलकम करना है, ये सब बताते हैं। और वही अगर वो क्लासरूम से बाहर गए और किसी बुजुर्ग की मदद कर दिए, कुछ कर दिए तो और कुछ बच्चे नहीं करते हैं, तो ये इसी से पता चलता है कि यथार्थता की शिक्षा इसमें बच्चों में कितनी है, वो कितना ग्रहण किए हैं, हम जो उनको सिखा रहे हैं कितना ग्रहण कर पाए। कल्पनामय और दीवार स्वप्नीय पर्यावरण में विकसित किशोर एवं किशोरियों के लिए यथार्थता की शिक्षा आवश्यक है। वे क्षणिक भावावेश में अपने जीवन को असामाजिक एवं सामाजिक बना सकते हैं। अतः उनको यथार्थता, वास्तविकता और व्यवहारिकता आदि का सही ज्ञान दिया जाए ताकि वे अपने भविष्य को सही दिशा दे सके और सुखी जीवन बिता सके। नेतृत्व की शिक्षा बच्चों में होनी चाहिए, जैसे कि मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविदों ने विभिन्न मत दिए हैं। हम बालकों को जैसा चाहे बना सकते हैं। महान वैज्ञानिक वाटसन का भी यही कथन है, आप हमें बालक दीजिए, उसे हम वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, नेता आदि जो भी चाहे बना सकते हैं। एक टीचर में ये क्वालिटी होती है कि एक बच्चा नॉर्मल इन्वायरमेंट से आया है और उसका विकास किस तरह से किया गया है। जैसे कि कोई बच्चा गांव से आया है, उसको और कोई विदेश का बच्चा, दोनों में 2 तरह का इन्वायरमेंट होता है। दोनों का परवरिश, दोनों एक ही एज का, लेकिन दोनों का इन्वायरमेंट अलग अलग है, तो दोनों का विकास भी अलग अलग होगा। अतः देश को सही, सक्षम, कुशल नेता मिल सके, इसके लिए हम नेतृत्व के
गुणों को विकसित करने की शिक्षा किशोरों को देनी चाहिए। यही नेता अपनी दुर्दशा और नीतियों से राष्ट्र का सही संचालन करेंगे। शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? किशोरावस्था के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका तभी हो सकती है जब उसे मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा प्रशिक्षित कर गया हो, उसको किशोर एवं किशोरियों की विशेषताएं, परिवर्तनों आदि का ज्ञान हो, जब भविष्य का सही मूल्यांकन कर सके। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो ताकि वे उसे सम्मान दे और अनुकरण करें। शिक्षक पाठ्यक्रम को नवीन तरीकों से पढ़ाएं और साथ ही उनकी भावनाओं एवं संवेगों का समाधान यथार्थ दृष्टिकोण से कर सके। बच्चों में शिक्षक पाठ्यक्रम को नवीन तरीकों से, जैसे कि न्यू शिक्षा नीति अभी लागू हुई है, उस तरीके से बच्चों को हम एजुकेशन देंगे। जैसा कि MLBE ने लिखा है, जो अध्यापक अपने छात्रों को अभिप्रेरित करने में सक्षम होते हैं वे शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे से अधिक प्रारंभ से पहले ही जीत लेते हैं। निर्देशन की व्यवस्था। किशोरावस्था भावावेश की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति शैक्षिक और पूर्व व्यावसायिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इनका समाधान सही समय पर होना चाहिए, अन्यथा किशोर एवं किशोरियों के व्यक्तित्व विघटित हो जाते हैं। विद्यालयों में निर्देश केंद्रों और प्रशिक्षित निर्देशकों की व्यवस्था होनी चाहिए। यह निर्देशकर्ता बालकों का सही अध्ययन करते हैं और परामर्श द्वारा उनके भविष्य का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से किशोर किशोरियों अपने भावावेश का सही प्रयोग करते हैं। जैसा कि चार्ल्स ई स्किनर ने लिखा है, किशोर किशोरियों को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, अतः उनके लिए निर्देश आवश्यक हो जाता है। वो अनुभव सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन उनको होता है कि हाँ, हमें निर्णय लेना है, मेरे लिए क्या बेस्ट है हम वही करेंगे, जो हम सोचेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। निर्णय लेने को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई संभावित वैकल्पिक विकल्पों में से एक विश्वास या कार्रवाई का चयन होता है। जैसे कि अगर डॉक्टर के पास ही गए और जिस डॉक्टर पे हमें विश्वास है कि हाँ ये मेरा इलाज सही से करेंगे, तो वो उस समय ही आधा बीमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमको विश्वास है कि अगर वो जो भी इलाज करेंगे वो मेरे लिए सही होगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया निर्णय लेने वालों के मूल्यों, वरीयताओं और विश्वासों की मान्यताओं पर आधारित एक तर्क प्रक्रिया है। प्रत्येक निर्णय लेने की प्रक्रिया एक अंतिम विकल्प का निर्माण करती है, जो कार्रवाई का संकेत दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। समूह सर्वसम्मति से निर्णय लेने की कोशिश। अगर सर्वसम्मति से निर्णय लें, जैसे कि क्लास का मॉनिटर ही हमें चुनना है कि हम क्लास की मॉनिटर किसे बनाए, तो वोटिंग करवाएंगे कि हाँ जिसका जितना वोट होगा उसे हम क्लास का मॉनिटर चुनेंगे, जिसका जितना बहुमत होगा वही क्लास का मॉनिटर होगा। तो इसी को कहते हैं सर्वसम्मति से निर्णय लेना। यदि अल्पसंख्यक कार्रवाई की प्रक्रिया का विरोध करते हैं तो आम सहमति की आवश्यकता होती है कि आपत्तिजनक विशेषताओं को हटाने के लिए कार्रवाई के पाठ्यक्रम को संशोधित किया जाए। मतदान आधारित भी कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें मतदान करते हैं कि हाँ हमें किसको चुनना है, जिसका जितना वोटिंग रहता है, ज्यादा वोटिंग रहता है उसे हम चुनते हैं। अधिकांश समूह के 50% से अधिक सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कार्रवाई के लिए सहमति से कम है बहुलता, जहाँ एक समूह में सबसे बड़ा वोट फैलता है, भले ही वह बहुमत से कम हो। स्कोर वोटिंग प्रत्येक सदस्य को वरीयता की जानकारी, वरीयता और तीव्रता दोनों को निर्दिष्ट करते हुए उपलब्ध विकल्पों में से एक या अधिक स्कोर करने देता है। उच्चतम कुल या औसत वाला विकल्प चुना जाता है। इस पद्धति को प्रयोगात्मक रूप से दिखाया गया है कि मतदाताओं के रणनीतिक होने पर भी सामान्य मतदान विधियों सबसे कम बायसियन अफसोस पैदा करती है। डेमोक्रेसी एक सुविधा पद्धति है जो डेमोक्रेसी नामक विशेष रूपों के उपयोगी पर निर्भर करती है। वे चादरें हैं जो बड़े समूहों को सामूहिक रूप से विचार मंथन करने और उनके द्वारा लिखे गए विचारों की
समझौता को पहचानने की अनुमति देती है। द्विघात मतदान प्रतिभागियों को प्रत्येक निर्णय के लिए अपनी वरीयता और अपनी वरीयता की तीव्रता डालने की अनुमति देता है, जैसा कि निर्णय के लिए या उसके खिलाफ एक साधारण के विपरीत स्कोर वोटिंग के रूप में यह वोटिंग विरोधाभास और बहुमत के नियमों के मुद्दों को संशोधित करता है। सहभागी निर्णय लेना तब होता है जब कोई प्राधिकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया को सहयोगात्मक प्रकाश के लिए लोगों के समूह के लिए खेलता है। निर्णय इंजीनियरिंग सिस्टम की गतिशीलता के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के एक दृश्य मानचित्र का उपयोग करता है। किशोरों में निर्णय लेना किशोरावस्था के दौरान किशोर अपने रिस्क वाले व्यवहार और जल्दबाजी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। किशोरावस्था ऐसा अवस्था है जिसमें रिस्क लेते हैं, बच्चे रिस्क लेते हैं कि हाँ हम ये कर लेंगे, और उनको पता नहीं है कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत, बस रिस्क लेना है हमको। अनुसंधान ने दिखाया है कि निर्णय लेने के दौरान किशोरों और वयस्कों के बीच संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अंतर होता है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि निर्णय लेने में अंतर या तर्क की कमी के कारण नहीं है, बल्कि निर्णय लेने को प्रभावित करने वाली मनोसामाजिक क्षमताओं की अपरिपक्वता के कारण है। जब निर्णय लेने में निष्पक्षता के विचार की बात आती है तो बच्चे और वयस्क बहुत कम भिन्न होते हैं। बच्चे कम उम्र से ही निर्णय लेने में निष्पक्षता की अवधारणा को समझने में सक्षम होते हैं। 9 से 21 महीने के बच्चे और शिशु समानता की बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं। मुख्य अंतर यह है कि निर्णय लेने में निष्पक्षता के अधिक जटिल सिद्धांत जैसे कि प्रासंगिक और जानबूझकर जानकारी तब तक नहीं आती जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। बच्चे, किशोर और वयस्क ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है। बच्चे यह पाया गया है कि वयस्कों के विपरीत बच्चों में अनुसंधान रणनीति व्यवहार होने वाली संभावना कम होती है। ऐसा ही एक व्यवहार है अनुकूली निर्णय लेना। अनुकूल जिसे फंडिंग के रूप में वर्णित किया जाता है और फिर प्रदान की गई अधिक आशाजनक जानकारी का विश्लेषण करता है। यदि विकल्पों की सही संख्या बढ़ जाती है, अनुकूली निर्णय लेने का व्यवहार 11 से 12 वर्षों और उसमें अधिक उम्र के बच्चों के लिए कुछ हद तक मौजूद है। जैसे कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लड़कियां 10 से 12 साल की एज में मैच्योर हो जाती है और लड़के लेट से मैच्योर होते हैं। 12 से 14 वर्ष की एज में लड़के मैच्योर होते हैं। इसके पीछे बायोलॉजिकल थॉट है, जो लड़कियों में जल्दी विकास होती है और लड़कों में लेट से विकास होता है। निर्णय लेने में इतने सरल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आवश्यक लागत और प्रयास को तौलने की क्षमता का अभाव होता है। कुछ संभावनाएं जो इस क्षमता की व्याख्या करती है वे हैं ज्ञान की कमी और उपयोग कौशल की कमी, जिसके कारण सही निर्णय वो बच्चे नहीं ले पाते। बच्चों के पास यह जानने के लिए आवश्यक ज्ञान का अभाव है कि निर्णय लेने के लिए उनके दृष्टिकोण को बदलने के लिए उनके पास किसी भी रणनीति सत्ता विरोधी और विश्वासी अधिकारियों की सलाह की तुलना में सबसे विपरीत कार्रवाई करना है। फिलिपवाद जैसे एक सिक्का उछालना, ताश के पत्तों का डेक काटना और अन्य यादृच्छिक या संयोग के तरीके या प्रार्थना, टैरो कार्ड, ज्योतिष, शुभ रहस्योद्घाटन या अटकल के अन्य रूप, अंधविश्वास या क्षण विज्ञान, यही सब की वजह से बच्चे अपना निर्णय लेते हैं। जैसे कि कबड्डी खेल रहे हैं और वो सिक्का उछालते हैं, अगर हेड आया तो मैं जीतूंगा, टेल आया तो ऐसे ही करके वो निर्णय लेते हैं। निर्णय समर्थन प्रणाली अत्यधिक जटिल निर्णयों का सामना करते समय या निर्णय को प्रभावित करने के कई हितधारकों, श्रेणियों या अन्य कारकों पर विचार करते समय निर्णय लेने वाले सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, जैसे तर्कसंगत और तर्कहीन के साथ बच्चों का
निर्णय लेने का उपयोग बच्चे सॉफ्टवेयर के हिसाब से निर्णय लेते हैं। निर्णय इंजीनियरिंग सिस्टम की गतिशीलता के आधार